हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और स्टेट्स ऑफ मैटर के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम गैस लॉज पढ़ रहे थे। गैस लॉज में हमने देखा था कि क्या कर रहे थे अपन, कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को इन चारों के बीच में से अपन क्या करते थे, दो के बीच में रिलेशन निकालते थे, कीपिंग द अदर टू एज कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो क्या करना है अपने को। गैस लॉज में हम क्या कर रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को एक एक करके कांस्टेंट रख रहे थे, और मोल्स सबके क्या थे, हमेशा कांस्टेंट हर लॉ में। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि इफ वी कीप प्रेशर एंड टेम्परेचर एज कांस्टेंट, है ना, अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर रख लेता हूँ, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। क्यों? क्योंकि R तो ऑब्वियसली क्या है, एक कांस्टेंट है ना। और ये अपने पहले से ही कांस्टेंट रखा हुआ है, तो V किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मोल्स पे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोल्स भी बढ़ेंगे, मतलब मोल्स बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेंगे। इसका एक और स्टेटमेंट होता है कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या कर दें, फिक्स कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस, यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, एक ऑक्सीजन ले लेता हूं, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूं वॉल्यूम ऑफ O3 यानी ओजोन गैस। तो अगर मैं क्या करता हूं, दोनों को सेम प्रेशर P और टेम्परेचर T पे रखता हूं, इसको भी प्रेशर P और टेम्परेचर T पे रखता हूं, तो इनका क्या होगा, अगर मैं वॉल्यूम ले रहा हूं V लीटर, ठीक है, इसके भी वॉल्यूम क्या है, V लीटर, तो दोनों के मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, दोनों के मोल्स क्या होंगे, सेम मोल्स अपने को मिलेंगे। क्या बोलते हैं इसको, कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर को हम सिमिलर रख दें, तो कोई सी भी गैस हो, अगर हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम दोनों गैसेस का या तीनों गैसेस का सेम ले रहे हैं, तो उनके जो मोल्स अपने को मिलेंगे वो भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो यही था अपना एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है। अब मान लो कि अपने को मोल्स तो सेम मिल रहे हैं, है ना, मोल्स अगर मेरे को सेम मिल रहे हैं, तो ये बताओ कि मोलिक्यूल्स भी सेम होंगे, है ना। अगर क्या है, मोल्स सेम है, दो गैसेस के अपने को मोल्स सेम मिल रहे हैं, तो मोलिक्यूल्स के बारे में बताओ, मोलिक्यूल्स का क्या रिलेशन होगा। देखो, अब जैसे मैंने O2 और O3 का रिलेशन लिया था, मान लेता हूं मैं इसके x मोल मेरे को मिले, x मोल्स ऑफ O2, ठीक है, x मोल्स ऑफ O2, तो O3 के भी कितने मिलेंगे, x मोल्स ऑफ O3, x मोल्स ऑफ O3। अब मोल्स से मोलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो इसके मोलिक्यूल्स की अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो मोलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे अपने, x इंटू एन, ठीक है, और इसके कितने हो जाएंगे, x इंटू एन। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। ये हो गए अपने मोलिक्यूल्स। लेकिन अच्छा ये बताओ, मोलिक्यूल्स बराबर हैं कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल मोलिक्यूल्स अपने को मिल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मोल्स इक्वल हैं तो हमेशा मोलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, ड्यू टू इक्वल मोल्स मोलिक्यूल्स विल ऑलवेज बी इक्वल। लेकिन अगर मैं एटम की बात करता हूँ, ठीक है, किसकी बात करें, एटम। अब देखो, ऑक्सीजन का जो मोलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलकर बन रहा है, दो एटम से। तो अगर एटम्स की काउंटिंग करें, तो मोलिक्यूल्स कितने, x इंटू एन ए, तो एटम कितने हो जाएंगे, 2 इंटू एक्स एन ए, है ना, इसके डबल, क्योंकि एक मोलिक्यूल दो एटम से मिलकर बन रहा है। लेकिन अगर मैं O3 की बात करूं, तो इसमें एक मोलिक्यूल तीन ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो ये कितने हो जाएंगे, 3 इंटू एक्स एन ए, है ना, इतने टोटल एटम। तो क्या मोलिक्यूल्स, क्या एटम्स बराबर हैं, नहीं। तो एटम्स बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस केस में एटम्स बराबर नहीं है, तो किस केस में एटम्स बराबर होंगे, अगर एटोमिसिटी दोनों की, दोनों गैसेस की बराबर हो, यानी कि अगर इसमें भी दो एटम है और इसमें भी दो एटम होते, यहाँ अगर मैं O3 की जगह क्या ले लेता, N2 ले लेता, तो अपने एटम भी क्या आते, सेम। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताया था, कि मैंने वॉल्यूम और ये क्या है, मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस केस को आगे बढ़ाते हुए अपन एक इससे रिजल्ट लिख सकते हैं, कि अगर मान लो अपने को परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया हुआ है,
परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेस दिया हुआ है, तो मैं इसको परसेंटेज बाय मोल लिख सकता हूँ। ठीक है, परसेंटेज बाय मोल लेकर कैलकुलेशन हम आगे बढ़ा सकते हैं, और ये परसेंटेज बाय मोल्स ही अपना क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो ये जो चीज है वो किसके लिए वैलिड है, सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है ना, सिर्फ गैसेस, ओनली फॉर गैस के लिए ये वाला जो रिलेशन है वो वैलिड है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम किसके बराबर होगा, परसेंटेज बाय मोल्स के। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो इतना इतना अच्छा सा है, उस पे अगर अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो देखो मेरे पास क्या है, दो कंटेनर है। ठीक है, दो कंटेनर मैं रख लेता हूं, ये हो गए दो कंटेनर। दोनों कंटेनर को मैंने क्या किया है, सिमिलर प्रेशर और टेम्परेचर P और T। ठीक है, दोनों क्या है, सिमिलर कंडीशन पर रखे हुए हैं। इसमें मेरे पास 16 ग्राम ऑफ O2 भरा हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें मेरे पास 40 ग्राम ऑफ SO3 भरा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अगर मैं इसका वॉल्यूम लिख लेता हूँ VO2 और इसका वॉल्यूम है VO3, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, VO2 और VO3 के बीच में रिलेशन, ये आपने को बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो अपने को पता है कि अपन क्या कर रहे हैं, सिमिलर प्रेशर और टेम्परेचर लिया हुआ है ना, तो अपन क्या कर सकते हैं, हमको अपने को पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वॉल्यूम किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स के। मगर अगर मैं मोल्स निकाल लूं तो मेरे को वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पता पड़ जाएगा। मोल्स ऑफ O2 अगर मैं निकालता हूँ, मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, गिवन मास 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि होता है 32, ये हो गया 1/2 यानी 0.5 मोल्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं मोल्स ऑफ SO3, मोल्स ऑफ SO3 कितना हो जाएगा, गिवन मास 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कितना हो जाएगा 16 3 48, और सल्फर होता है 32, तो ये हो गया 80, ये भी कितना है 1/2 यानी 0.5। अगर यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, moles of O2 is equal to moles of SO3। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या रिजल्ट आ जाता है, अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ SO3। समझ में आती है बात, किस तरीके से हमने इनके वॉल्यूम्स के बीच में रिलेशन निकाला है। ये कहाँ से निकल पाया, क्योंकि अपने को एवोगैड्रो लॉ पता था इसलिए निकल पाया। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, इसी पे बेस रहेगा एवोगैड्रो लॉ पे ही। तो सेम है, कुछ नहीं है उसमें भी, इसी तरीके से उसमें वॉल्यूम और मोल्स के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो फिर से अपन क्या करते हैं, दो कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, दो कंटेनर अगर मैं ले लेता हूँ, एक हो गया अपने पास ये, और दूसरा भी यही ले लेते हैं। और दोनों को मैंने क्या करा, सेम वही प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सिमिलर है दोनों के केस में। इसमें मेरे पास क्या है, एक्स एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम O2। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, एक्स एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम, कहाँ से, O3, फ्रॉम ओजोन, है ना, ओजोन में लिख लेता हूँ या फिर O3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है इनके, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ O2 और ये लिखा हूँ वॉल्यूम ऑफ O3, दोनों के बीच में रिलेशन बताना है अपने को क्या होगा। ये क्या है, एक क्वेश्चन है अपना, तो क्यों डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो मेरे को सबसे पहले पता है मेरे को क्या निकालना है, मोल्स। ठीक है, अब मोल्स के निकालने के लिए अपने को एटम्स दिए हुए हैं, तो पहले मोलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। देखो दो एटम्स से, दो एटम्स के मिलने से मेरे को क्या मिल रहा है, वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मोलिक्यूल ऑफ O2, दो एटम के मिलने से। अगर मेरे पास कितने एक्स एटम हैं, तो एक्स एटम से कितना मिलेगा, तो उसके लिए पहले वन के लिए निकालना पड़ता है, तो वन के लिए क्या हो जाएगा 1/2, एक्स के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, यानी x/2 मोलिक्यूल्स अपने को मिल रहे हैं, मोलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, समझ में आती है बात। अगर मेरे को एटम्स मिल गए, मोलिक्यूल्स मिल गए, क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर सकता हूँ। देखो अपना Na Na मोलिक्यूल्स में, है ना, अभी मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो Na मोलिक्यूल्स में क्या होता है, एक मोल। ठीक है, Na मोलिक्यूल्स में अपना क्या होता है, एक मोल। तो एक मोलिक्यूल में कितने मोल होंगे, एक मोलिक्यूल में हो गए 1/Na मोल।
अपने पास मोलिक्यूल्स कितने x/2, तो कितने मोल हो गए अपने x/2 Na मोल ऑफ O2। ठीक है, x/2 Na मोल ऑफ O2। इसी तरीके से अपने को क्या करना है, अब ऑक्सीजन के लिए निकालना है, ओजोन के लिए निकालना है। ओजोन में भी अपने को क्या दिया हुआ है, x एटम्स, है ना, x एटम्स दिए हुए हैं। अपने को पता है कि 3 एटम से एक मोलिक्यूल बन रहा है, 3 एटम से क्या बन रहा है, एक मोलिक्यूल। ठीक है, तो x से कितना बनेगा, x एटम से कितना बनेगा, कितने मोलिक्यूल बनेंगे, एक से बनेगा 1/3 और इससे बन जाएगा x/3 मोलिक्यूल्स। ठीक है, x/3 मोलिक्यूल्स। मोल के लिए क्या करते हैं, जैसे ये डिवाइड में आ गया था Na, तो मोल्स भी निकाल सकते हैं, कितने मोल्स हो जाएंगे, मोल्स ऑफ O3 डिवाइडेड बाय मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na, तो x/3 Na, ये हो गए। अब अपने पास दो रिजल्ट हैं, क्या, देखो मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए यहाँ पर x/2 Na, और मोल्स ऑफ O3 कितने हो गए x/3 Na। कौन सा बड़ा है इनमें से, है ना, तो अपने को सिंपल पता चल रहा है कि मोल्स ऑफ O2 इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ O3। जब मोल्स के बीच में रिलेशन ऐसा है, वॉल्यूम और मोल्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 किससे बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O3 से। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक तरीके से आंसर, ये अपने को फाइंड आउट करना था। समझ में आती है बात, ठीक है। इस तरीके से अपन ये इसमें क्या करना है, स्टोइकियोमेट्री का बहुत बड़ा योगदान है। मोल कॉन्सेप्ट के अगर बेस जो है वो क्लियर है, तो आप एकदम से मतलब क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, आराम से कर सकते हैं। ठीक, अच्छा देखो, अपन ने स्टोइकियोमेट्री में एक और चीज पढ़ी थी जिसे कहते हैं अपन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी और एनटीपी, है ना। एसटीपी और एनटीपी के बारे में अपने कुछ पढ़ा था। एसटीपी और एनटीपी कुछ नहीं थी, स्टैंडर्ड कंडीशन थी जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर को भी स्टैंडर्ड रखा गया था, है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर नाम भी था इसका, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसमें अपन टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स है, कितना लेते हैं 273 केल्विन, प्रेशर कितना लेते हैं 1 एटीएम। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में 1 बार दिया हुआ है, लेकिन अपन क्या करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए प्रेशर को 1 एटीएम रखते हैं। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन और कर दूं, क्वेश्चन एसटीपी का थोड़ा सा यूज करके है, कि मान लो अपने पास क्या है, एक कंटेनर है, दो कंटेनर होंगे क्योंकि कंपैरिजन तो करना ही है। दो कंटेनर मान लेता हूं मैं, फिर से क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर तो सिमिलर है, लेकिन इस बार मैं प्रेशर और टेम्परेचर को सिमिलर की बजाय मैं लिख देता हूँ कि ये एसटीपी कंडीशन पे है ना, और ये भी क्या है, एसटीपी कंडीशन पर है, ये सिलेंडर, ये कंटेनर जो भी है। ठीक है, इसमें क्या है अपना 80 ग्राम ऑफ CH4 और इसमें अपना है 220 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा, वॉल्यूम ऑफ CH4, वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब देखो, अपने को पता है कि एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, इसको लिख लेते हैं इस तरीके से कि वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas, 1 mole of gas is equal to 22.4 लीटर, है ना। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई भी गैस हो सकती है, O2, N2, O3, CO2, कोई भी गैस हो। एसटीपी पे अगर हम ले रहे हैं, तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दे रहे हैं, तो मतलब कि जो अलग अलग गैसेस भी होंगी, अगर उनके वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पर मैंने टेम्परेचर को 273 केल्विन, प्रेशर को 1 एटीएम रख दिया, तो अब तुम क्या करो, यहाँ पर या तो O3 लेके आओ या फिर O2 लेके आओ, कोई कुछ भी लेके आओ, तुम्हें वॉल्यूम क्या मिलेगा, एक मोल का 22.4 लीटर। तो अपने को अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर मोल्स निकाल सकता हूँ मैं, मोल्स ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, गिवन वेट है 80 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि हो गया 5। ठीक है, मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाता है, वॉल्यूम गिवन है 220 डिवाइडेड बाय 44, ये भी अपने 5 टाइम्स कट जाएगा। दोनों के मोल्स क्या है, बराबर, तो वॉल्यूम CH4 किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2।
इतनी सी बात थी। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, समझ में आती है बात। अच्छा, एसटीपी के ऊपर एक क्वेश्चन अगर मैं करना चाहूँ तो उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट, एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेट इन ग्राम of CO2 gas, weight in gram of CO2 gas which occupy 67.2 liter at STP, at STP। ठीक है, अपने को पता है अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कैसे निकालते हैं, अगर स्पेशली गैसेस के निकालने की बात हो एट एसटीपी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किसके बराबर होता है, तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। तो अपने को दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 67.2, डिवाइड करना है 22.4 से, कितना आ जाएगा 3। अपने को मोल्स पता चल गए। ठीक है, अपने को क्या पता करना है, मास। ठीक है, मास पता करना है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना पड़ेगा, CO2 का। तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। कितना होता है 44, ये कितना है 3 इंटू 44, तो मास कितना हो गया अपना, ये हो गया तुम्हारा 132 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से अपने कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो ये हुआ अपना एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की बात। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी में खत्म कर लेते हैं उसको, क्योंकि बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम लेगा नहीं। तो इस टॉपिक का नाम है अपना इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है, इसको हटा देते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखो जैसे गैस लॉज थे, गैस लॉ में क्या था अपना, पी वी और टी, है ना, किन्हीं दो के बीच अपन रिलेशन बताते थे, एक को कांस्टेंट रख लेते थे। लेकिन इसमें क्या है अपना, क्या करेंगे, अपने को प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशनशिप क्या स्टेब्लिश किया गया है, कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स एज कांस्टेंट। ठीक है, अपने को सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा गया है, यानी कि फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस या फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस वी आर डिफाइनिंग द रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और जो रिलेशन आएगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और ये रिलेशन क्या आता है, रिलेशन कुछ इस तरीके से आता है कि फॉर ए फिक्स अमाउंट ऑफ गैस पी वी बाई टी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, पी वी बाई टी इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो इसको लिख सकता हूं पी वन वी वन बाई टी वन किसके बराबर होगा, पी टू बी टू बाई टी टू। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है, देखो अगर मैं मुझे पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, है ना। मैं क्या करता हूँ, पीवी बाई टी लिखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा एन, और ये क्या हो जाएगा आर। जो आर पहले से ही क्या है, एक गैस कांस्टेंट है। ठीक है, गैस कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने कांस्टेंट रख लिया है पहले से ही, नंबर ऑफ मोल्स को मैंने इस पे कांस्टेंट रख लिया है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये कांस्टेंट। तो पीवी बाई टी की वैल्यू क्या हो गई, एक कांस्टेंट। ठीक है, तो पीवी बाई टी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, इसलिए मैंने पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू भी इसे मैं लिख सकता हूँ। ये हो गई अपनी इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो क्या करती है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है, कीपिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कांस्टेंट। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा अपना। क्वेश्चन जो है पहले मैं लिख लेता हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक टेम्परेचर है, एंड 570 mm ऑफ Hg प्रेशर इज 20 लीटर। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। कैसे लिखूंगा कि मेरे पास T1 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 127 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या होगा, 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक है, और क्या दे रखा है, मेरे पास दिया हुआ है प्रेशर जो है 570 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है V1 इक्वल टू 20 लीटर। ठीक है, कह रहे हैं कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सेम अमाउंट ऑफ गैस, यानी मोल्स क्या रखे हुए हैं, कांस्टेंट। और ये कब निकलवा रहे हैं, एट 227 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T2 दिया हुआ है 227
और इसको केल्विन में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। 500 ही होगा ना। हाँ, अब देखो, और प्रेशर दिया हुआ है P2 इज इक्वल टू 1140 टो। अब देखो ये क्या है, ये ऑफ Hg में दिया हुआ है, ये टोर में दिया हुआ है, तो पहले तो अपने को दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, अपने को यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। मैंने क्या लिखवाया था कि 1 atm क्या होता है, 760 ऑफ Hg के बराबर होता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि 1 atm किसके बराबर होता है, 760 टोर के बराबर होता है। यानी कि 1 ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टोर, है ना। तो मैं ये जो 570 ऑफ Hg है, इसको 570 टोर लिख सकता हूँ, और ये तो 1140 टोर है ही। मेरे को एटीएम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। कि एक्चुअली अपन क्या करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट अप्लाई करने वाले हैं, जो कि अपना P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ठीक है, अब P1 की जगह अपने को क्या रखना है, P1 की जगह वैल्यू तो देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कितना है P1 की जगह, 570, 570 है, और V1 है अपना 20 लीटर। ठीक है, और V2 निकालना है, तो मैं इसको इस तरीके से, यहाँ से सब दिख रहा है, तो P1 है अपना 570 डिवाइडेड बाय V1, ये हो गया 20, और T1 है अपना 400 इज इक्वल टू P2 जो है अपना 1140 इंटू V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T2 दिया हुआ है 500। ठीक है, देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये तो अपना 570 इंटू 2 टाइम्स कट जाएगा V2। ओके, ये अपना हो गया, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 बाई 2, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई, V2 की वैल्यू हो गई 25 बाई 2 लीटर, और इसको लिख सकते हैं 12.5 लीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने दो चीजों की बात करी, पहला था अपना, पहला क्या था, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, और दूसरा हो गया अपना इक्वेशन ऑफ स्टेट, जिनमें से अपने दोनों के बीच में हमने क्या करा, दोनों के लिए एग्जांपल्स कर दिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लिए। तो आई होप सबको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।